Hello everyone, I am Mamta Meena. I am from MS Bridge University, भरतपुर, राजस्थान। मेरा टॉपिक है सांस्कृतिक परंपराओं के बदलते आयाम। सार पढ़ते हैं स्टार्टिंग में। सार सॉरी किसी भी देश, प्रदेश, क्षेत्र विशेष की संस्कृति क्या है? संस्कृति को कैसे जाना जा सकता है? संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम है, जो समाज के सोचने, विचारने, कार्य करने में अंतर्निहित होती है। संस्कृति को अच्छे से जानने के लिए हमें उस जगह के आचार विचार, रहन सहन, रीति रिवाज, तीज त्योहार, बोली भाषा, वेशभूषा, नाट्य नाटिका, गीत संगीत, विश्वास, मान्यता आदि का गहराई से अध्ययन करना होता है। तब जाकर हम संस्कृति को अच्छे से समझ पाते हैं। संस्कृति संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृति का शब्दार्थ है उत्तम या सुधरी हुई स्थिति। अंग्रेजी में संस्कृति के लिए कल्चरल शब्द का प्रयोग होता है। मनुष्य एक प्रगतिशील प्राणी है जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने आसपास की चीज़ों का निरंतर अपने हिसाब से परिवर्तन करता रहता है। मनुष्य अपने जीवन को समृद्ध, संपूर्ण, आनंदित बनाने हेतु नवीन आविष्कार करता रहता है। इस सिलसिले में कुछ पुरानी चीज़ों को, कुछ पुरानी बातों को, चीज़ों को छोड़कर नई को अपनाता है और कुछ परंपराओं का निर्वाह करते चला जाता है जो उसे उचित प्रतीत होती हैं। इस प्रकार संस्कृति कुछ नए को अपनाना, पुराने को छोड़ना, पुराने में से कुछ को परिमार्जित करके अपनाते चले जाना ही संस्कृति का नाम है। देश काल परिस्थितियों का किसी सभ्यता के विकसित होने में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तभी तो हम कहते हैं कि ज़्यादातर सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई। नदियों के जल स्रोतों के खत्म होने पर ये सभ्यताओं पतन का शिकार हो गई, या फिर इन संस्कृति के लोगों ने अपना निवास स्थान बदल लिया। जैसे ही लोगों ने अपना निवास स्थान बदला, इनकी संस्कृति में निवास स्थान के हिसाब से कुछ परिवर्तन आने लगे। इसीलिए हम देखते हैं कि कुछ सभ्यता संस्कृतियाँ नदियों के किनारे विकसित हुई थी, उनकी संस्कृति अलग तरह की होती है। पहाड़ियों और जंगलों में रहने वालों से उन स्थानों पर, उन स्थान विशेष की जलवायु का विशेष प्रभाव पड़ता है। इस शोध पत्र के माध्यम से हम वागड़ आदिवासियों के सांस्कृतिक परंपराओं के बदलते स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। संस्कृति की परिभाषाएं। डॉक्टर संपूर्णानंद। मानव का प्रत्येक विचार, प्रत्येक कृति संस्कृति नहीं है, पर जिन कामों से किसी देश विशेष के समस्त कामों पर अमिट छाप पड़े, वही स्थायी प्रभाव ही संस्कृति है। संस्कृति वह आधारशिला है जिसके आश्रय से जाति, समाज व देश का भव्य प्रसाद निर्मित होता है। रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति एक ऐसा गुण है जो हमारे जीवन में छाया हुआ है, एक आध्यात्मिक गुण है जो मनुष्य स्वभाव में उसी तरह व्याप्त हुआ है जिस प्रकार फूलों में सुगंध और दूध में मक्खन। इसका निर्माण एक या दो दिन में नहीं होता है, युग युगांतर में होता है। किलीन। प्रत्येक समूह या समाज में व्यवहार के ऐसे प्रतिमान होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं। बच्चों को सिखाए जाते हैं इन्हें, जिनमें निरंतर परिवर्तन की संभावना होती है। ग्रीन। संस्कृति ज्ञान, व्यवहार, विश्वास की उन आदर्श परिस्थितियों को तथा ज्ञान और विश्वास से उन्नत हुए संसाधनों की व्यवस्था को, जो कि समय के साथ परिवर्तित होती हैं, कहते हैं, जो सामाजिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती हैं। भारतीय संस्कृति। भारतीय सभ्यता आज से करीबन 5000 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आई। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ सिंधु घाटी की कुछ बातें
आज भी भारतीय सभ्यता की अभिन्न अंग बनी हुई हैं, जैसे लिंग पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, नदियों की पूजा आदि। वैदिक काल में लिखित वेद, पुराण, महाकाव्य आज भी जनमानस संस्कृति के उच्च आदर्श बने हुए हैं, जैसे योग करना, हाथ जोड़कर नमस्कार करना, खाना खाने से पूर्व हाथ धोना, शुद्ध शाकाहारी भोजन करना आदि। यह सभी कार्य हमें आधुनिक युग में कोरोना जैसी महामारियों से बचाने के लिए उपयोगी हैं। इनका महत्व विश्व के लगभग सभी देशों ने जाना है। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है, जो भारतीय संस्कृति के लिए गर्व की बात है, क्योंकि जो विश्व को भारतीय संस्कृति की ही देन है। इसी प्रकार महात्मा बुद्ध, महावीर, जैन आदि के धार्मिक उपदेशों में विश्व कल्याण की भावना निहित है। सम्राट अशोक की धम्मघोष की नीति विश्व को युद्ध के स्थान पर शांति और भाईचारे के लिए प्रेरित करती है। बादशाह अकबर की धार्मिक सहिष्णुता नीति भी स्मरणीय है। आधुनिक युग में राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, भीमराव अंबेडकर, गांधी जी के विचार भारतीय सभ्यता संस्कृति को और समृद्ध बनाते हैं। वागड़ आदिवासियों की सांस्कृतिक परंपराओं का बदलता स्वरूप। वागड़ दक्षिणी भारत के डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों को सम्मिलित रूप में कहा जाता है। यहाँ पर अरावली पर्वतमाला की श्रृंखलाओं का जाल सा बिछा हुआ है। डूंगरपुर में तो डूंगरों की अधिकता के कारण उसका नाम ही डूंगरपुर पड़ गया है। यह क्षेत्र उबड़ खाबड़ पथरीला मिट्टी वाला है। यहाँ पर वर्षा ऋतु में मौसम अच्छा रहता है। वर्षा अच्छी होने पर खरीफ की फसल, विशेष रूप से मक्का का अच्छा उत्पादन हो जाता है, परंतु वर्षा ऋतु के बाद 8 माह तक पानी की किल्लत रहती है और रोजगार की समस्या भी रहती है। यहाँ की पथरीली जमीन उपजाऊ नहीं है, जिसके कारण यह क्षेत्र आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ा हुआ है, परंतु सांस्कृतिक रूप से यह बहुत समृद्ध है। यहाँ के मूल निवासी भील, गरसिया, डामोर, मीना आदि आदिवासी वनों के आसपास, पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ियों की तलहटियों में निवास करते आए हैं। सदियों से इनकी अपनी अलग अलग मान्यताएं, परंपराएं, विश्वास चले आ रहे हैं, जिनका ये सदियों से यथावत पालन करते आ रहे थे, परंतु वर्तमान युग में हमें इनकी संस्कृति में काफ़ी बदलाव नज़र आते हैं। आइए नज़र डालते हैं इनकी बदलती परिस्थितियों और संस्कारों पर। जन्म संस्कार। वागड़ देश का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लड़का या लड़की दोनों का जन्म उत्सव बहुत अच्छे से मनाया जाता है। यहाँ पर लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव देखने को नहीं मिलता है। डूंगरपुर का लिंगानुपात राजस्थान का सबसे अधिक लिंगानुपात है, जो 1000 में से 944 है। बच्चों के जन्म उत्सव पर महिलाएं एकत्रित होती हैं, मंगलगान गाती हैं। पहले उन्हें मक्के की घुघरी, उबलते हुए मक्के और गुड़ वितरित किया जाता था, परंतु आजकल लोग मिठाइयाँ वितरित करते हैं। बच्चे का नाम रखने का अधिकार बुआ जी का होता है। शिक्षा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा ऐसे क्षेत्र हैं जहां शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हुआ है। इसका एक कारण यहाँ की भाषा वागड़ी है और जो शिक्षक आते हैं वो ज़्यादातर हिंदी भाषी होते हैं। भाषा की वजह से शिक्षक और छात्रों के मध्य उतना तालमेल नहीं बैठ पाता है जितना कि बैठना चाहिए। दूसरा कारण, कुछ माता पिता भी अपने बच्चों को बाल मजदूरी करने के लालच में स्कूल नहीं भेजते हैं। हालांकि वर्तमान युग में यहाँ के आदिवासी लोगों में भी शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई है। वो भी अपने बच्चों को कुछ अच्छे स्कूलों में पढ़ाने भेजते हैं। इस क्षेत्र में अभी भी बहुत सी समस्याएं हैं। रोजगार। वागड़ की जलवायु और भूमि ऐसी है कि यह क्षेत्र आर्थिक रूप से निर्धन बना हुआ है। जब कभी वागड़ वन संपदा से संपन्न हुआ करता था, तो यहाँ के आदिवासी आत्मनिर्भर, संपन्न, स्वतंत्र जीवन यापन किया करते थे।
क्योंकि उनकी सारी ज़रूरतें वनों से ही संपन्न हो जाया करती थी। अंग्रेज़ों के आने के बाद महारावल और अंग्रेज़ों की वन नीतियों ने आदिवासियों को आर्थिक रूप से दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर कर दिया है। वर्तमान युग में दक्षिण राजस्थान के पुरुष वर्ग एक बड़ा तबका गुजरात के अहमदाबाद जैसे शहरों तथा सऊदी अरब जैसे देशों, ईरान, इराक, कुवैत जैसे देशों में रोजगार की तलाश में पलायन कर जाता है। हजारों लाखों मजदूरों का पलायन की दास्तां अभी हम सभी ने कोरोना काल में देखी थी। कैसे काम बंद होने पर वे अपने मूल निवास स्थान लौटने को विवश, मजबूर और लाचार थे। जो पुरुष विदेशों में कमाने चले जाते हैं, उनके पीछे छूट जाता है उनका परिवार। परिवार में अक्सर महिलाएं और बच्चे ही रहते हैं। ऐसे में महिलाओं को घर और बाहर की दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। महिलाओं की स्थिति। वागड़ आदिवासी भील महिलाएं बहुत ही सरल स्वभाव वाली परंतु कर्मठ और बहादुर होती हैं। कई महिलाओं के पिता, भाई, पति तो विदेश में कमाने खाने चले जाते हैं और कई महिलाओं के पति शराब पीकर के घर में ही पड़े रहते हैं, केवल तीज त्योहार पर ढोल बजाने का कार्य करते हैं। ऐसे में महिलाओं की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसी महिलाओं का जीवन बचपन में प्राय बाल मजदूरी से शुरू होता है और जीवन पर्यंत मजदूरी करते ही खत्म हो जाता है। ऐसी मजबूर महिलाओं का समाज के ठेकेदारों द्वारा शारीरिक और मानसिक शोषण भी खूब होता है। यूँ कहने को तो वागड़ की महिलाएं ज़्यादा स्वतंत्र मानी जाती हैं, क्योंकि उन्हें काम करने की आज़ादी होती है और उन्हें वर चुनने की आज़ादी होती है। परंतु यह आज़ादी उनके लिए बहुत महंगी साबित होती है, क्योंकि शादी के बाद अक्सर घर परिवार की जिम्मेदारी उन्हें अकेले ही निभानी होती है। कई बार एक ही पुरुष कई महिलाओं के प्रेम में संलग्न होता है। ऐसे में महिला अपने आप को ठगी सी महसूस करती है। कुछ महिलाएं स्वयं भी विवाहेतर संबंधों में लिप्त रहती हैं। ऐसे संबंधों से परिवार की नींव कमज़ोर पड़ती है। इसका प्रभाव उनके बच्चों पर बहुत बुरा पड़ता है। बच्चे भी जब थोड़े बड़े होते हैं तो वो भी इस तरह के कार्यों में लिप्त होने लगते हैं। उनकी यह संस्कृति उनके लिए बहुत भारी साबित होती है। उनका जीवन चक्र इसी तरह से चलता रहता है। जहाँ से शुरू होता है वहीं पे ख़त्म हो जाता है। जीवन में कोई और मूल्य नहीं जुड़ पाते हैं, ना ही विकास हो पाता है। यद्यपि वर्तमान में कुछ पढ़े लिखे परिवारों में सुधार देखने को मिलता है, परंतु वह सुधार बहुत कम है। विवाह से संबंधित संपूर्ण भारत में अनेक रस्मों रिवाजें परंपराएं व्याप्त हैं। सामान्यतः यह देखा जाता है कि विवाह के समय लड़की वाले अपनी लड़की के लिए योग्य वर ढूंढकर विवाह करते हैं, परंतु वागड़ में इस हेतु अनेक प्रकार की परंपराएं देखने को मिलेंगी। फर्स्ट, यहाँ पर प्रेम विवाह ज़्यादा होते हैं। लड़के लड़कियाँ आपस में एक दूसरे को मेले और हाट आदि सांस्कृतिक उत्सवों में पसंद कर लेते हैं। घर वालों को पता चलता है तो वे उनकी शादी कर देते हैं। दूसरा, यहाँ पर एक खास परंपरा देखने को मिलती है। यहाँ कन्या पक्ष वाले परिवार को कुछ वस्तुएं और मुद्राएं मिलती हैं, जिसे दापा कहते हैं। शायद इसी वजह से यहाँ पर लिंगानुपात ज़्यादा मिलता है क्योंकि यहाँ पर लड़कियों को बोझ नहीं समझा जाता है। लड़कियों की शादी में उन्हें दहेज नहीं देना होता है, बल्कि दहेज के रूप में दापा मिलता है। तीसरा पॉइंट है, यदि वर की आर्थिक स्थिति दापा मूल्य को चुका पाने की नहीं होती है तो बसक आयोजित करके दापा राशि परिवार, रिश्तेदार, गांव के सहयोग से एकत्रित की जाती है। यह परंपरा आपसी सहयोग पर आधारित है। चौथी है नातीरा प्रथा।
नातेरा प्रथा में भी आपसी सहयोग देखने को मिलता है, जिसमें इसमें जिन संबंधियों को शादी का कार्ड दिया जाता है वो सगे संबंधी नव दंपति के गृहस्थ जीवन में काम आने वाली वस्तुएं उपहार स्वरूप में देते हैं। इससे नव दंपति पर अचानक से आर्थिक बोझ नहीं पड़ता है। इसी परंपरा के तहत वो किसी दूसरे की घर में शादी होने पर उन्हें उपहार देकर निभाते हैं। 5वां पॉइंट है, शादी के समय अक्सर दुल्हन द्वारा लाल जोड़ा पहना जाता है, परंतु वागड़ी आदिवासी दुल्हनें पीले वस्त्र पहनती हैं। 6वां पॉइंट है, विवाह के अवसर पर किसी प्रकार की पंडित की आवश्यकता नहीं होती है। सगे संबंधी ही आपस में मिलकर विवाह की रस्में पूरा किया करते हैं। विवाह के प्रकार, वागड़ में मोरबंदिया विवाह, चुपचाप भाग जाना, घर जवाई, कलाई पकड़ना, हाई राखवी, बहु पत्नी, परीक्षा विवाह, सेवा विवाह, देवर पट्टा विवाह आदि प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। आदिवासियों के विवाह की रस्में रिवाज सामान्यतः होने वाले विवाहों से काफ़ी अलग होती हैं, परंतु बदलती परिस्थितियों के अनुसार अब ये भी वैसी चीज़ों को अपनाने लगे हैं जो कि सामान्यतः लोग अपनी शादियों समारोह में अपनाते हैं। मेले और हाट, वागड़ एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, तीज त्योहारों की धूम रहती है। वागड़ को सांस्कृतिक स्थली कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वागड़ का प्रसिद्ध मेला है वेणेश्वर धाम का मेला। यह मेला सोम माही कमला नदी की त्रिवेणी पर जनवरी फरवरी में प्रतिवर्ष आयोजित होता है। यह मेला सांप्रदायिक सौहार्दता के लिए प्रसिद्ध है। भील आदिवासियों के अलावा अन्य समुदाय के लोग भी इसमें शामिल होते हैं। राजस्थान के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के लोग भी यहाँ पर बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं। वेणेश्वर धाम में वेणेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण डूंगरपुर के महारावल आस्करण द्वारा कराया गया था। महारावल शिव सिंह ने राज्य की उन्नति हेतु यहाँ पर मेला आयोजित करना प्रारंभ किया था। तभी से यहाँ प्रतिवर्ष मेले का आयोजन होता है। दूसरा, मेला आयोजन होने का एक प्रमुख कारण यह भी है, कृष्ण अवतार मावजी के भक्त मावजी की कर्मस्थली वेणेश्वर पर भजन मंडलियों सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मावजी की आगम वाणियों का यशोगान किया जाता है। खेल कूद प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं। विविध प्रकार की दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुएं भी यहाँ पर मिलती हैं। संपूर्ण वागड़ में सांस्कृतिक परंपराओं की विविध झांकियाँ हमें देखने को मिलती हैं। वागड़ धाम की तरह ही घोटिया अम्बा केलापानी मेला का धार्मिक महत्व के साथ साथ पौराणिक महत्व भी जुड़ा हुआ है। घोटिया अम्बा वह जगह है जहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास में विश्राम किया था और देवताओं को केले के पत्तों पर भोजन करवाया था। यहाँ पर स्थित आम्र वृक्ष मनोकामना वृक्ष भी बहुत प्रसिद्ध है। लोग यहाँ मन्नत मांगने और मन्नत पूरी होने पर विशेष रूप से आते हैं। वे लोग यहाँ आकर के पांडव कुंड में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, आम वृक्ष के नीचे यज्ञ आदि करते हैं। लोग पवित्र कुंड के जल को जल पात्रों में भरकर अपने घर ले जाते हैं। उनकी ऐसी मान्यता है कि इस पानी के छिड़काव से उनके दुख दर्द दूर हो जाएंगे। यह स्थल पौराणिक काल से आधुनिक युग में भी लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र बना हुआ है। इसके अलावा भी यहाँ पर कई प्रसिद्ध मेलों का आयोजन होता है, जैसे कल्ला जी का मेला, देव सोमनाथ जी, विजवा माता का, गोपेश्वर का मेला आदि। हाट बाजार,
वागड़ में हाट सप्ताह के अंत में या फिर सप्ताह के किसी एक दिन आयोजित होते हैं। इन हाट बाज़ारों में प्रसिद्ध हैं कालिंजर का हाट बाज़ार, अम्बापुरा का, दानपुरा का, खिचली का, विजवा माता का, भगोरिया का हाट बाज़ार। इन हाट बाज़ारों में दैनिक जीवन से उपयोगी वस्तुएं, सब्जी और कुछ वस्त्र भी मिलते हैं। वागड़ के युवा स्त्री पुरुष यहाँ पर सज धज कर आते हैं और यहीं से बहुत सारे युवा युवती प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं। वैसे आज के युग में हाट बाज़ार कम ही देखने को मिलते हैं, परंतु वागड़ में ये हाट बाज़ार वागड़ संस्कृति के अभिन्न अंग बने हुए हैं। यद्यपि इनमें आज काफ़ी परिवर्तन आ गया है, फिर भी ये अस्तित्व में हैं। यह अपने आप में अनोखी बात है। तीज त्यौहार। पूरे भारतवर्ष में होली, दीपावली, रक्षाबंधन जैसे त्योहारों की धूम रहती है। वागड़ आदिवासियों का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार होली होती है। होली पर यहाँ के पुरुष ढोल बजाते हैं। सभी आदिवासी नए वस्त्र पहनते हैं। हर्षोल्लास के साथ यह त्यौहार मनाते हैं। सामूहिक रूप से खूब नाच गान करते हैं। मांस, मदिरा, मिठाइयों का सेवन करते हैं। होली पूरे वागड़ में अनेक तरह से मनाई जाती है। जैसे कहीं पर कंडों की होली खेली जाती है तो कहीं पर पत्थरों की राड खेली जाती है। डूंगरपुर के भीललाड़ा इलाके में पत्थरों की राड, कोल्हापुर की अंगारा होली, ठीकरिया में फिर से शादी की परंपरा और कुछ जगह कंडों की होली तो कुछ जगह टमाटर की राड खेली जाती है। कुछ ऐसे त्योहार जिनके नाम आप केवल वागड़ में ही सुन पाएंगे, जैसे पालिया पावड़ा। इस त्योहार में पहली रक्षाबंधन पर दुल्हन के भाई और पिता दुल्हन के घर आते हैं और वर पक्ष के सभी लोगों को अपनी हैसियत के हिसाब से पारंपरिक रूप से उपहार देकर आते हैं। यह त्योहार पारिवारिक सौहार्द्रता और भाईचारे का संदेश देता है। चौदस। वागड़ वनवासियों में चौदस का विशेष महत्व है। इस दिन भील अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना करते हैं। मृत आत्माओं की स्मृति में उनके आघाट स्मृति चिन्ह स्थापित करते हैं। तीसरा है देव दिवाली। यह त्यौहार जून महीने में आता है। इस दिन आदिवासी अपने सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। चौथा है दिवासा। इसमें वर्षा के देवता बाबा देव को प्रसन्न करने हेतु कन्याएं श्रृंगारित होकर पूजा अर्चना करती हैं ताकि वर्षा अच्छी हो, फसल अच्छी हो और आदिवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। खान पान। वागड़ के आदिवासी खान पान में शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते हैं। इनका मुख्य भोजन मक्का है। मक्के के साथ छाछ, मट्ठा, साग, भाजी, मेजी रोटी, मिक्स रोटी का उपयोग करते हैं। महुआ वृक्ष के मादक पेय पदार्थ का उपयोग इनके जीवन का अहम हिस्सा होता है। जिन पुरुषों को एक बार मादक पेय पदार्थ की लत लग जाती है तो शराब के नशे में ऐसे डूबे रहते हैं, उन्हें अपने बीवी बच्चों की भी फिक्र नहीं रहती है। ऐसे लोग शराब का इंतजाम करके कहीं किसी कोने में पड़े रहते हैं। इनसे विकास की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। वर्तमान युग में देश के सभी भागों में शराब का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है। हर छोटी बड़ी पार्टी में शराब का सेवन देखने को मिलता है। वेशभूषा। वागड़ समाज में आदिवासी महिलाओं के साथ पुरुष भी आभूषण पहनते हैं। पुरुष मुख्य रूप से बूंदा, मुर्की, चैन, अंगूठी आदि पहनते हैं। यहाँ के पुरुष वस्त्रों में तो सामान्यतः धोती कुर्ता ही पहनते हैं। महिलाएं घुटनों तक घाघरा, कछाबू, चोली, कांचली पहनती हैं और ओढ़नी कम चौड़ी ओढ़ती हैं। शादीशुदा महिलाएं चांदी के आभूषण मुख्यतः पहनती हैं। शादी का जोड़ा पीला और सफ़ेद रंग का होता है। वर्तमान में वागड़ आदिवासी की वेशभूषा पर शहरी वेशभूषा का बहुत प्रभाव पड़ा है। लोग यहाँ पर परंपरागत पोशाक के अलावा भी सभी प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। वागड़ में महिलाएं फैशन के लिए चश्मा खूब लगाती हैं। नृत्य।
वागड़ के आदिवासी अनेक अवसरों पर अनेक तरह के नृत्यों का आयोजन करते हैं, जैसे हाथीमना नृत्य, युद्ध नृत्य, गरबा नृत्य, आटिया नृत्य, भूरिया नृत्य, डीजे नृत्य, रासलीला नृत्य आदि। यहाँ के नृत्यों की खास विशेषता यह है कि इनके ज़्यादातर नृत्य सामूहिक रूप से किए जाते हैं। वागड़ आदिवासियों की जीवन शैली में सामूहिक रूप से कार्यक्रमों की विशेष महत्ता है। गरबा और डांडिया यहाँ के नृत्य नहीं है, परंतु गुजरात की सीमा पर स्थित होने के कारण गुजराती प्रभाव के फलस्वरूप ये नृत्य यहाँ पर किए जाते हैं। वागड़ में गवरी नृत्य नाटक का मंचन करीबन 40 दिनों तक चलता है। यहाँ की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आजकल के चित्रकार गवरी पात्रों को चित्रकारी का विषय बनाने लगे हैं। वास्तुकार गवरी कलाकारों की मूर्ति बनाते नजर आते हैं। गवरी कलाकार शिव, पार्वती, शेर, गीदड़ आदि का रूप धारण करते हैं। अपने शरीर को इन पात्रों के अनुसार सजाते हैं और इन्हीं पात्रों के अनुसार मंचन करते हैं। गवरी नृत्य नाटक वागड़ में नुक्कड़ों पर विशेष रूप से आयोजित होता है। डीजे नृत्य, ये नृत्य वागड़ का नृत्य नहीं है, परंतु आधुनिक युग में सभी जगह पर डीजे नृत्य का आयोजन होता है, तो इनसे प्रभावित होकर यहाँ पर शादी, विवाह या अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी डीजे का प्रचलन मुख्य रूप से देखने को मिलता है। आधुनिक युग में डीजे पर हर वर्ग के लोग सामूहिक रूप से थिरकते नजर आते हैं। रासलीला भी वागड़ संस्कृति का अभिन्न अंग नहीं है, परंतु वागड़ में कृष्ण अवतार मावजी के भक्त मावजी की स्मृति में रासलीला का आयोजन करते हैं। पहले तो लोग ब्रजभूमि से कलाकारों को बुलाते थे, परंतु वर्तमान में वागड़ में ही अनेक कलाकार रासलीला में माहिर हो चुके हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं का प्रभाव हर जगह दिखाई पड़ता है। लोकगीत किसी भी लोक संस्कृति के प्राण होते हैं। इसी प्रकार वागड़ क्षेत्र के आदिवासियों की लोक संस्कृति भी इनके लोकगीतों को व्यक्त करती है। इनकी बहुमूल्य सांस्कृतिक विरासत इनका इतिहास इनके गीतों में ही शामिल है। पौराणिक कथा कहानियों के संदेशों को गवरी नृत्य के कलाकार लोगों के मध्य गीतों के माध्यम से ही ले जाते हैं। वागड़ के महापुरुषों के बारे में भी काफ़ी लोकगीत प्रचलित हैं, जैसे गोविंद गिरी का प्रसिद्ध लोकगीत है भूरिया तथा अंग्रेजा नी मानू तालोद म्हारी थाली है, गोदरा में म्हारी कांडी है, अंग्रेजियाँ नी मानू। मावजी जो वागड़ के धार्मिक गुरु हैं, कृष्ण अवतार माने जाते हैं। स्थानीय भाषा में वागड़ी भाषा में उनके श्रद्धालुओं ने उनके ऊपर अनेक भजन लोकगीत लिखे हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जैसे न्यारा न्यारा जुग कहे परमेश्वर न्यारा, साहेब न्यारा जो होए काया कणु आधारा। इसी प्रकार वागड़ की मीरा कही जाने वाली गबरीबाई के भजन भी लोकगीतों में व्यक्त हुए हैं। प्रभु मोकू एक बार दर्शन देयु, तुम कारण में भैर दीवानी, उपहास जगत री सही रही। हमसीडो और सुंवरिया यहाँ के स्त्री पुरुषों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों में शामिल हैं। लोकगीतों पर भी बदलती सांस्कृतिक परंपराओं का गहरा प्रभाव पड़ता है। अभी वागड़ी में जो लोकगीत गाए जाते हैं उनमें कुछ अंग्रेजी के और कुछ हिंदी के शब्द भी देखने को मिलते हैं। धार्मिक मान्यताएं एवं परंपराएं। वागड़ आदिवासियों का प्रकृति से गहरा संबंध रहा है, इसीलिए ये लोग प्राकृतिक पूजा के रूप में ज़्यादा दिखाई देते हैं। इनके ज़्यादातर तीज त्योहारों में प्रकृति, पेड़ पौधे, नदी, पशु पक्षी आदि का पूजन करते दिखाई देते हैं। प्रकृति पूजा केवल वागड़ में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में अनेकों प्रकार की
से की जाती है। सिंधु सभ्यता से अब तक निरंतर अनेक अवसरों पर प्रकृति पूजा के उदाहरण हम अपने आसपास देख सकते हैं। वर्तमान में वागड़ आदिवासियों की जीवन शैली वनों पर आश्रित कम नज़र आती है। इस कारण वागड़ में प्रकृति पूजा के उदाहरण पहले की तुलना में कम नज़र आते हैं। अंधविश्वास। वागड़ आदिवासियों में शिक्षा की अलग अभी भी शेष भारत से कम जागृत हुई है, इसीलिए यहाँ पर अंधविश्वास बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। यहाँ पर लोग छोटी छोटी बीमारियों में भूपों के पास इलाज हेतु जाते हैं, जबकि डॉक्टर के पास जाना कम पसंद करते हैं। किसी भी बीमारी को वो भारी हवा या ऊपरी शक्ति मान बैठते हैं। यहाँ के आदिवासी अपने पूर्वजों की आत्मा में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। वे अक्सर कहते हैं कि उनके पूर्वज उन्हें परिचय देते हैं और कहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह की अंधविश्वासी बातें वहाँ पर खूब देखने को मिलती हैं। हालांकि थोड़े बदलाव आ रहे हैं, परंतु इनकी गति अत्यंत धीमी है। डाकन प्रथा। वागड़ में डाकन प्रथा बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ के लोग किसी भी महिला में डाकन का वास बताकर उससे सामाजिक दूरी बना लेते हैं। डाकन कही जाने वाली महिला को लोग शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। ऐसी महिलाओं का जीना कष्टदायक हो जाता है। हालांकि देश की आज़ादी के साथ ही इस तरह की सभी कुरीतियों पर पाबंदी लगा दी थी, फिर भी वागड़ में ऐसी बहुत सी कुरीतियाँ दिखाई पड़ती हैं जिससे महिलाओं का खूब शोषण होता है। यद्यपि इन कुरीतियों में थोड़ा बदलाव आया है, पर ये बदलाव नाकाफ़ी हैं। भोपा। वागड़ में इनका बहुत महत्व है। इनका मुख्य कार्य होता है झाड़ फूँक, जादू टोने, ताबीज आदि द्वारा किसी भी बीमारी का इलाज करना। सामान्यतः इनकी कोई फीस नहीं होती है। लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार चढ़ावा देकर आते हैं। सस्ते इलाज के चलते भी शायद यहाँ पर लोग ज़्यादा जाते होंगे। अस्पतालों में नहीं जाने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि अस्पतालों में जो डॉक्टर हैं वो समय पर उपलब्ध नहीं होते हैं और कई बार भाषा संबंधी समस्या भी आ जाती है। कुछ लोगों को केवल वागड़ी भाषा ही समझ में आती है। पर्यावरण संरक्षण। भारतीय सभ्यता संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण के गुण प्राचीन काल से ही नजर आते हैं। इसी प्रकार वागड़ आदिवासियों का वनों से सहजीवी संबंध रहा है। उनका वनों से भावनात्मक जुड़ाव रहा है, इसलिए उन्हें वन संरक्षक के रूप में ज़्यादा याद किया जाता है। ये वनों का उसी प्रकार से संरक्षण करते हैं जैसे कोई माता पिता अपने बच्चों का संरक्षण करते हैं, परंतु वन नीतियों के कारण उन्हें अपने पूर्वजों की वन संपदा से हमेशा के लिए दूर होना पड़ा। निष्कर्ष। अंत में हम कह सकते हैं कि सभ्यता संस्कृति निरंतर परिवर्तनशील है। आज का युग तकनीकी का युग है। तकनीकी संचार माध्यमों से किसी वस्तु या विचार का आदान प्रदान आसानी से और तीव्र गति से हो जाता है। वागड़ भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका है। यही कारण है कि वागड़ में भी आपको बॉलीवुड, डीजे, रासलीला आदि के गाने और भजन आपको मौसम के अनुसार यहाँ पर सुनाई दे जाएंगे। आजकल लोग किसी भी बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, शादी समारोह से संबंधित अन्य प्रोग्राम उसी तरह से आयोजित करते हैं जैसे टीवी सीरियल्स में दिखाए जाते हैं। वैसे ही कपड़े पहनना पसंद करते हैं। खाने में भी काफ़ी समानताएं देखने को मिलती हैं। ये सब बदलती सांस्कृतिक परंपराओं का ही असर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि परिवर्तन सदियों से पूर्व से ही हो रहे थे, परंतु तकनीकी युग ने इन परिवर्तनों की गति को और तीव्र कर दिया है। इसीलिए आज कोई परिवर्तन विश्व के किसी कोने या देश में होता है, उसके कुछ दिनों बाद ही विश्व के अन्य भागों में भी
वो परिवर्तन परिलक्षित होने लगते हैं। यह बदलती सभ्यता संस्कृति का ही प्रभाव है। ऐसे में हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हर परिवर्तन अपनाने की जरूरत नहीं है, केवल उन्हीं परिवर्तनों को अपनाना चाहिए जो हमारी सभ्यता संस्कृति को सकारात्मक रूप से समृद्ध बनाते हों, हमारी सभ्यता की गरिमा के अनुरूप हों। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।